नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट जग्गू जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी जग्गू जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जग्गू है और मैं झारखंड के जमशेदपुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी किस्सा नहीं है। ये एक सच्चा और खौफनाक वाकया है जो मेरे साथ हुआ था उस सफर में जहां मुझे कभी लौटकर नहीं आना था। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। देश के हर कोने की सड़कें नापी हैं, पहाड़, जंगल, नदी, रेगिस्तान। लेकिन जो हुआ साल 2019 की उस बारिश भरी रात में, वो मैं आज भी भूल नहीं पाया। तब मैं रांची से माल लेकर त्रिपुरा के अगरतला की ओर जा रहा था। ट्रक में कपड़ा फैक्ट्री का सामान लोड था, टूरिस्ट शर्ट्स, चप्पलें और कुछ लोकल प्रिंटिंग का सामान। उस दिन मेरे साथ खलासी के तौर पर अर्जुन गया था। नया था पर तेज लड़का था। पहले बस ड्राइवर रह चुका था, ट्रक भी बढ़िया चलाना जानता था। वैसे कहूं तो अर्जुन अब कोई नौसिखिया नहीं रहा था। पिछले 2 महीने से मेरे साथ ही था और अब मैं उस पर भरोसा करने लगा था। हम दोपहर तक रांची से निकल पड़े। बारिश का मौसम था लेकिन ज्यादा तेज नहीं बरस रहा था। रास्ता लंबा था, लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर, और बीच में से ज्यादातर हिस्सा जंगलों, पहाड़ियों और सुनसान रास्तों से होकर जाता था। रास्ते में अर्जुन हंसते हुए कहता है, भाई जग्गू, इस बार कोई ढाबे से खाना नहीं लेंगे। आज मैंने घर से अंडा करी का मसाला लाया है और चावल भी। वहीं ट्रक के पास बैठकर बनाते हैं, मजा आएगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। ठीक है छोरे, पर कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां ट्रक आराम से खड़ा हो सके। और हाँ, बंदरों का ध्यान रखना। पिछली बार याद है कैसे सारे केले चुरा ले गए थे? अर्जुन हंसने लगा। रास्ता कटा जा रहा था। शाम होते होते हम चाईबासा पार कर गए थे और अब जंगल वाला इलाका शुरू हो गया था। रोड सिंगल लेन, दोनों तरफ घना जंगल और ऊपर से झींगुरों की आवाज। अजीब सन्नाटा था। अर्जुन कहता है, भाई आगे कहीं अच्छा सा साफ जगह दिखे तो ट्रक रोक लेना, बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा, ठीक है, आधा घंटा देख लेते हैं, फिर वहीं बनाते हैं। करीब 6 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद हमें एक मोड़ पर सड़क से थोड़ी हटकर एक खुला मैदान दिखा। पेड़ कम थे, जमीन सूखी थी। वहीं हम ट्रक को धीरे से मोड़कर अंदर ले गए और रोक दिया। चल बेटा अर्जुन, अब शुरू कर दे अपनी अंडा करी। हमने ट्रक से प्लास्टिक की चादर निकाली, नीचे बिछाई। गैस स्टोव, कढ़ाई, मसाले, तेल सब अर्जुन ने निकाल लिए। मैं पानी का डिब्बा लेकर हाथ धोने चला गया। अर्जुन अंडे काटने लगा, प्याज भूनने लगा और मैं ट्रक की बोनट पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। वातावरण एकदम शांत था। दूर तक कोई गाड़ी, आदमी, जानवर तक नहीं, सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों से आती धीमी हवा की सरसराहट। अचानक अर्जुन बोल पड़ा, भाई ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? मैंने कहा, हर नई जगह पहले अजीब ही लगती है। खाना बना ले पहले, पेट भरेगा तो सब ठीक लगेगा। पर अर्जुन की आंखें बार बार पीछे उस घने हिस्से की तरफ जा रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे अंडा करी तैयार कर रहा था। मसालों की खुशबू अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। मैं ट्रक की सीढ़ी पर बैठा सिगरेट पी रहा था और हवा में तैरती उस करी की खुशबू से भूख और तेज लग रही थी। अर्जुन बोला, भाई लगता है आज तो खाना होटल से भी बढ़िया बनेगा। देखो ना, प्याज का रंग एकदम बढ़िया आ रहा है। मैं हंसते हुए बोला, बस ज्यादा मिर्च मत डालियो। पिछली बार की तरह कि खाने के बाद दोनों पानी की बाल्टी खोजते रहे। हम दोनों हंस ही रहे थे कि अचानक अर्जुन की निगाहें मेरी पीठ के पीछे जाकर ठहर गईं। उसका चेहरा एकदम सन्न सा हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ बे? वो धीरे से बोला, भाई कोई औरत खड़ी है पीछे। मैं पलटा। वो सच कह रहा था। करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर सड़क के किनारे एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। साड़ी फटी पुरानी, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें जैसे सीधे तुम्हारी आत्मा को घूर रही हों। वो हिल भी नहीं रही थी, बस हमें देखे जा रही थी। मैंने अर्जुन से धीमे से कहा, शायद कोई भटक गई होगी, भूखी प्यासी हो, पूछ ले। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत अपनी जगह से चल पड़ी, सीधी हमारी ओर। उसका चाल इतना धीमा और भारी था जैसे उसके पांव जमीन से खींचे जा रहे हों। वो पास आई और बिना कुछ बोले अर्जुन के हाथ की खड़ाही की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा,
क्या बात है बहन जी, कुछ चाहिए? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। भूख लगी है, 2 निवाला दे दो। हम दोनों एक पल को चुप हो गए। उसका बोलने का लहजा कुछ अलग था, जैसे शब्द उसके गले से नहीं कहीं और से आ रहे हों। मैंने अर्जुन से कहा, दे दे यार, एक रोटी और थोड़ा करी। अर्जुन ने 1-2 रोटी और थोड़ा करी प्लेट में परोस कर आगे बढ़ाया तो वो औरत बोली, प्लेट नहीं चाहिए, उसी कढ़ाई से चाहिए। हम दोनों अचकचा गए। बहन जी, गरम है, हाथ जल जाएगा, अर्जुन बोला। वो औरत झुककर हाथ बढ़ाकर सीधे कढ़ाई में उंगलियां डालने लगी। अर्जुन चीख पड़ा, अरे जल जाएगा। लेकिन औरत के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। उल्टा वो हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, यही तो चाहिए था, गरम, ताजा, सोंधा। वो 3 उंगलियों से अंडा करी उठाकर अपने मुंह में डालने लगी और खाते खाते उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई, जैसे कोई लकड़ी की गुड़िया हो। फिर वो बोली, कितने लोग आए हैं इस रास्ते, किसी ने नहीं खिलाया, तुम अच्छे हो। मैंने अर्जुन की तरफ देखा, वो डर से सफेद पड़ चुका था। औरत ने एक झलक अर्जुन की तरफ देखी और बोली, पर ये तो कम दिया, भूख तो मेरी अभी बाकी है। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की। बहन जी, आप चाहें तो और ले लीजिए, पूरा खाना ले जाइए। वो मुड़ी और धीरे धीरे उसी दिशा में लौट गई जिधर से आई थी, लेकिन इस बार उसके पांव जमीन से छू भी नहीं रहे थे। हवा में कुछ इंच ऊपर चलते हुए चली गई। हम दोनों वहीं बैठे रह गए, कढ़ाई में उंगली के निशान, करी का कुछ हिस्सा गायब और पीछे सिर्फ सन्नाटा। अर्जुन थर-थर कांपते हुए बोला, भाई ये औरत नहीं थी, ये कुछ और था। मैंने भी चुपचाप सिर हिलाया। हमने खाना वहीं छोड़ दिया, न भूख रही न हिम्मत। चादर समेटी, स्टोव उठाया और जल्दी से ट्रक में बैठ गए। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, इंजन ने अजीब सी आवाज की, जैसे किसी ने रोकने की कोशिश की हो, फिर चल पड़ा। रास्ते पर लौटते ही महसूस हुआ कि वो जो मोड़ हमने पहले देखा था वो अब कहीं नहीं था। हम घूमते रहे, एक जैसा पेड़, एक जैसी झाड़ी, एक जैसे पत्थर बार बार आते रहे। अर्जुन फुसफुसाया, भाई हम कहीं फंस तो नहीं गए? मैंने कहा, कुछ तो है यहाँ, कुछ सही नहीं है। ट्रक अब 70 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन फिर भी हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। ट्रक तेज रफ्तार से चल रहा था। बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था। घड़ी ने रात के 9 बजा दिए थे और अब जंगल की हवा में वो आम ताजगी नहीं, कुछ भारीपन था, जैसे पेड़ भी सांस ले रहे हों और कोई हमें अपनी नजर से घूर रहा हो। मैंने अर्जुन से कहा, देख रास्ता पहचान में नहीं आ रहा, पर जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क पूरा चला गया है। अर्जुन चुप था, उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था और वो बाहर एक तक देखे जा रहा था। क्या हुआ अर्जुन? मैंने पूछा। उसने बमुश्किल आवाज निकाली, भाई ये पेड़ ना बार बार आ रहे हैं, तो देखना। दाहिनी तरफ जो पेड़ टेढ़ा था उसके नीचे टूटी बेंच थी। अभी फिर से वहीं आ गए। मैंने ध्यान से देखा, वो सही कह रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया और सोचा कि रुककर दिशा देख लें। जैसे ही ट्रक रुका, हवा और भारी हो गई। इंजन की गूंज अब भी थी, पर आसपास जैसे सब कुछ थम गया हो। अर्जुन कांपते हुए बोला, भाई हम कहीं फंस तो नहीं गए? कोई घेरा या चक्र में? मैंने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं, हम थक गए हैं, बस थोड़ा ध्यान हट गया होगा। उसी पल ट्रक के बोनट पर 3 जोर की थपकियों की आवाज आई। हम दोनों एक साथ चौंक कर आगे की ओर झुके। बोनट पर कोई नहीं था। फिर एक धीमी आवाज, जैसे कोई बहुत पास फुसफुसा रहा हो, मुझे और चाहिए। मैंने तुरंत ट्रक का गेट बंद किया और लॉक लगाया। दिल जोर से धड़क रहा था। अर्जुन अब बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक ट्रक के सारे शीशे एक साथ धुंधले होने लगे, जैसे किसी ने बाहर से पानी फेंका हो। अर्जुन चिल्लाया, भाई स्टार्ट कर, निकल यहां से। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। 3 बार कोशिश की, इंजन घुरघुराया लेकिन चालू नहीं हुआ। फिर दाहिनी ओर की विंडशील्ड पर एक हाथ रखा दिखा, वही औरत का जिसकी उंगलियां जल चुकी थी और वो शीशे पर खून से कुछ लिख रही थी। और अब अर्जुन पूरी तरह डर के मारे हिलने लगा था। मैंने एक बार और चाबी घुमाई और इस बार ट्रक चालू हो गया। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और झटके से ट्रक आगे बढ़ाया। पर जैसे ही ट्रक सड़क पर आया, दाएं तरफ की सीट खाली थी। मैंने एक नजर डाली, अर्जुन वहां नहीं था। अर्जुन
मैंने गाड़ी एकदम रोकी, नीचे उतरकर टॉर्च से चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मैंने दूर से आवाज लगाई, अर्जुन कहां है बे? कुछ नहीं, सिर्फ झींगुरों की आवाज। फिर ट्रक के केबिन से अर्जुन की आवाज आई, भाई पीछे देख। मैं पलटा, ट्रक के पीछे अंधेरे में अर्जुन खड़ा था। मैंने राहत की सांस ली और पास जाकर कहा, कहां चला गया था बे? वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, कुछ गलत। वो ट्रक की तरफ चलने लगा और मैंने देखा उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं उसे देखता रह गया। अर्जुन मेरे सामने था, वही कपड़े, वही कदकाठी, पर कुछ अलग था। उसकी चाल, उसकी आंखें और वो मुस्कान, जैसी किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल जाए, वैसी पर खौफनाक। मैंने कहा, अबे अर्जुन कहां चला गया था बे? डर गया मैं। उसने सिर झुकाया पर कुछ नहीं बोला, बस ट्रक के पास आया, केबिन में चढ़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। मैं ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था जब मैंने देखा उसकी शर्ट की पीठ पूरी गीली थी, जैसे पानी में डूबा हो। बारिश हुई थी क्या? मैंने पूछा। उसने धीमे से सिर हिलाया, नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन मन में कुछ बेचैनी सी थी। हम आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब भी वैसा ही सुनसान और घना था, पर एक बात अजीब थी, अब रास्ता दोहराया नहीं जा रहा था। मतलब जैसे हम किसी घेरे से निकल आए हों, पर सवाल यह था कि कैसे। और फिर अर्जुन की हरकतें धीरे धीरे बदलने लगी। वो पहले की तरह मजाक नहीं कर रहा था, ना कोई बात, ना कोई सवाल, बस सीधा बैठा, आंखें बाहर टिकाकर, जैसे कुछ खोज रहा हो। मैंने हल्के से छेड़ा, ओए अर्जुन, इतनी गहराई से क्या देख रहा है? कोई भूत दिख गया क्या? वो पलटा, उसकी आंखें लाल थीं। कुछ नहीं, उसने बुदबुदाया, बस भूख है। मैंने सोचा शायद डर गया है अब तक, पर फिर अर्जुन ने ट्रक के डैशबोर्ड पर हाथ रखा और अपनी उंगलियां वैसे ही चलाने लगा जैसे उस औरत ने करी में चलाई थी। मैंने उसकी तरफ देखा, क्या कर रहा है? वो बोला, तूने देखा था उसे खाते हुए? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसे? वो जो आई थी, उसके स्वाद में कुछ था, एक नशा। अब मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीमे से पूछा, तू ठीक है अर्जुन? वो मुड़ा और एकदम पास आ गया। भाई और खाना है। उसकी आवाज अब वैसी नहीं रही थी, उसमें गूंज थी, जैसे 2-3 आवाजें एक साथ बोल रही हूं। मैंने एकदम ब्रेक मारी, ट्रक झटके से रुका। नीचे उतर। क्यों? उसने कहा। उतर अर्जुन, तेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वो हंसा, अबे तू मुझे नीचे उतारेगा? तू कौन होता है बे? अब उसकी आवाज और गहराई में चली गई थी। मैंने ट्रक का गेट खोला और उतर गया। अर्जुन पीछे से चिल्लाया, अब तू अकेला जाएगा मुझे छोड़कर? वही गलती कर रहा है जो सब करते हैं। मैंने दौड़कर ट्रक का गेट बाहर से लॉक कर दिया। अब अंदर बैठा अर्जुन दरवाजा पीटने लगा, जग्गू खोल दरवाजा, खोल खोल। पर उसकी आवाज अब अर्जुन की नहीं थी, कभी बूढ़ी औरत जैसी लगती, कभी किसी बच्चे जैसी। मैं पीछे हटता चला गया और तभी ट्रक के अंदर की लाइट झपकने लगी। अर्जुन की परछाई अब ट्रक के शीशे में नहीं दिख रही थी। ट्रक वहीं खड़ा था। अंदर अर्जुन के जैसा दिखने वाला कुछ अब भी दरवाजा पीट रहा था। उसकी आवाज कभी भारी, कभी पतली, कभी चीखती, कभी हंसती। मैं ट्रक से करीब 20 कदम दूर खड़ा था। हाथ में एक छोटा सा रिंच था जो न तो उस शोर को चुप करा सकता था और न मेरे डर को। अचानक सब कुछ शांत हो गया, ना कोई आवाज, ना पीटने की खड़खड़ाहट, एकदम सन्नाटा। मैंने धीरे से ट्रक की ओर देखा। अंदर की लाइट बुझ चुकी थी। अर्जुन? कोई जवाब नहीं। मैं थोड़ा और पास गया, गेट को खटखटाया। अगर तू वाकई अर्जुन है तो कुछ बोल। अब जो आवाज आई वो अर्जुन की थी, एकदम शांत। भाई खोल देना, बहुत डर लग रहा है अंदर। मैं ठिठक गया। भाई देखना, मैं अर्जुन ही हूं। तू ही तो कहता था कि तू मुझ पर भरोसा करता है। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे रो रहा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गेट का लॉक धीरे से खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर बैठा अर्जुन झुका हुआ था, चेहरा छुपाए। भाई, उसने धीरे से कहा। मैं झुका और उसका कंधा पकड़कर कहा, क्या हुआ बे पगले, डर क्यों गया? उसने चेहरा उठाया और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। अर्जुन का चेहरा आधा पिघल चुका था, मानो किसी ने उबलते तेल में उसे डुबो दिया हो, पर वो जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। अब तो पहचान लिया ना? उसने गुर्रा कर कहा।
मैं पीछे हटकर गिर पड़ा। तू? अर्जुन नहीं है। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी और उसकी पीठ पर कई चेहरों की छायाएं उभर रही थीं। मुझे भूख लगी है जग्गू, जो तुमने बनाया था उसका स्वाद अब भी जीभ पर है। मैंने पीछे से ट्रक की चाबी उठाई और बोनट की तरफ दौड़ा। आज नहीं, नहीं, मैं चिल्लाया। वो दरवाजे से नीचे उतरा, पर जमीन पर पैर पड़ते ही उसके पैरों से धुआं उठने लगा, जैसे धरती उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, चाबी घुमाई। एक बार, दो बार और तीसरी बार ट्रक दहाड़ते हुए चालू हो गया। जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर दबाया, वो चीखा, ठहर, तुम सब एक जैसे हो, कोई नहीं रुकता। उसने ट्रक के पीछे दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो जलने लगा, चीखता रहा। मुझे और चाहिए था, सिर्फ एक बार और। भूख अधूरी रह गई। मैंने ट्रक को सीधा सड़क पर दौड़ा दिया। रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। जंगल कम हो गया था और एक पुराना पुलिस नाका आगे दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रक वहीं रोका, उतरकर भागते हुए नाके पर गया और एक कांस्टेबल को सारी बात बताई। वो हंसने लगा। फिर वही जगह? साहब, ये 5वां केस है इस महीने। मैं चौंका। वो बोला, उस जंगल के बीच वो मोड़ जहां लोग खाना बनाते हैं और फिर कोई भूखा आकर थोड़ा सा मांगता है, फिर न तो रास्ता मिलता है न साथी। तू बच गया, यही बड़ी बात है। पुलिस वाले ने अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड स्टार्ट की और मुझसे कहा, चलो दिखाओ कहां हुआ सब कुछ। मैं अब भी कांप रहा था। क्या आप मानते हो मेरी बात? वो आदमी गंभीर हो गया। देख भाई, मैं खुद 5 साल से इसी नाके पर हूं। जिनसे मिला हूं सबकी बातें एक जैसी थी। कोई भूखा बूढ़ा, कोई चुप औरत, कोई मरा बच्चा जो सिर्फ खाना मांगता था, पर अंत में कोई ना कोई गायब हो जाता है। हम उस जगह पर लौटे जहां मैंने अर्जुन को आखिरी बार देखा था। रास्ता वैसा ही था, पेड़ों की कतारें, घना जंगल और हवा में एक सड़ा सड़ा सा गंध, जैसे गीले लट्ठों के बीच कुछ जलाया गया हो। मैंने ट्रक वहीं किनारे लगाया जहां रात को खड़ा किया था, पर जैसे ही हम दोनों नीचे उतरे, पुलिस वाले ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। ये गंध, फिर वही, उसने कहा। हम आगे बढ़े। जहां अंडा करी बनाई थी वहां अब जमीन काली और जली हुई थी, जैसे कुछ बहुत तेज गर्म चीज यहां गिरी हो। कड़ाही तो नहीं थी, लेकिन कुछ टूटी हुई हड्डियों जैसे टुकड़े वहां बिखरे थे। ये किसके हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। वो बोला, सिर्फ भगवान जाने, पर शायद तुम्हारा साथी अब नहीं रहा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। फिर उसने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला, हाथ से बना हुआ, पुराना और पीला। देख, ये जो जगह है जहां तू खड़ा है, ये पहले ब्रिटिश जमाने की एक रेल कॉलोनी थी। यहां मजदूरों को रखा जाता था, जंगल काटने, ट्रैक बिछाने, पुल बनाने के लिए। पर बारिशों के दौरान एक बार पूरा राशन लदी ट्रेन लापता हो गई। उसके बाद 1 महीने तक खाना नहीं आया। लोग भूखे मर गए और कुछ ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। मैं सन्न रह गया। कहते हैं कुछ आत्माएं वहीं अटक गईं, जिन्होंने खाना नहीं खाया और जिनकी भूख मौत के बाद भी मिट नहीं सकी। अब जब भी कोई यहाँ रुककर खाना बनाता है, वो गंध, वो भाप उन्हें खींच लाती है और फिर वो उसी में समा जाते हैं। कभी बूढ़ा बनकर, कभी बच्चा, कभी कोई और चेहरा। मैंने धीरे से पूछा, कोई तरीका नहीं है उन्हें शांति देने का? वो बोला, है, पर बड़ा जोखिम भरा है। जो बचता है वही लौट आ सकता है किसी को, पर तुझे यकीन है कि जो गया है वो लौटना चाहता है? मैं चुप रहा। रात को पुलिस वाले ने मुझे वही नाके पर रोका, साथ खाना दिया, पर मैं सिर्फ एक रोटी खा पाया। सिरहाने अर्जुन की आवाज बार बार आती रही, भाई भूख लगी है। अगली सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे सीने में एक ज्वाला जल रही थी। पुलिस वाले ने मुझे कहा, अब तू जा सकता है, माल लेकर अगरतला निकल जा। पर मैंने कहा, नहीं साहब, माल बाद में पहुंचा दूंगा। पहले अर्जुन को ढूंढना है, या कम से कम उसकी रूह को सुकून देना है। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तो फिर तेरे लिए एक आदमी है जो कुछ जानता है। हम एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां बाबा रमकनाथ रहते थे। उम्र 80 के पार, पर आंखें शेर जैसी तेज। जैसे ही मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। भूख से मरे लोग कभी माफ नहीं करते बेटा, उनका शरीर मरता है, भूख नहीं। मैंने पूछा, क्या अर्जुन की आत्मा फंस गई है? बाबा बोले, शायद नहीं,
कभी कभी भूखी आत्मा अपने शिकार को पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि उसे अपने भीतर कैद कर लेती है, तो उसे छुड़ाया जा सकता है। हाँ, अगर तू उस जगह लौटे और उसे उसकी सबसे प्यारी चीज देकर बुलाए और वचन दे कि तू उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने पूछा, सबसे प्यारी चीज क्या? बाबा मुस्कुराए। तेरी आवाज, तेरा भरोसा। वो तुझे भाई मानता था ना? मैंने सिर झुका दिया। हाँ। अगली रात मैं वापस उसी मोड़ पर गया। ट्रक वहीं रोका, इंजन बंद किया और उतरकर जमीन पर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मैंने जोर से पुकारा, अर्जुन सुन बे, मैं वापस आ गया हूं। तू कहता था ना कि तुझे डर लगता है अकेले में। मैं फिर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू चाहे जैसा भी बन गया हो, पर भाई है तू मेरा। और अगर भूख ही बाकी है तो खा ले, पर तू बाहर निकल। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा तेज चली और सामने पेड़ के पीछे से वही आकृति निकली। पिघला चेहरा, झुकी पीठ, लाल आंखें। जग्गू। आवाज अब भी उसकी थी। तू सच में आया? हाँ बे अर्जुन, मैं यही हूं, चल वापस चलें। वो झुका, कांपा और चीख पड़ी, मैं तो मर गया था भाई। मैंने आंसू भरे आंखों से कहा, नहीं तू मरा नहीं है, तेरी रूह अभी बाकी है। मैं लेकर जाऊंगा तुझे, चाहे जैसे भी। और तभी वो आकृति कांपी, धुआं बनी और हवा में समा गई। एक पल को लगा कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही मैं मुड़ा, पीछे से एक आवाज आई, भाई। मैंने देखा, अर्जुन सामान्य रूप में, वही जैसे पहले था, पर उसके चेहरे पर थकान और डर था। मैं कहां था भाई? उसने पूछा। मैंने उसको गले से लगा लिया। यहीं मेरे इंतजार में। अर्जुन मेरे साथ ट्रक के बगल में बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखें जैसे किसी ने उनमें अंधेरा भर दिया हो। मैंने पूछा, याद है तुझे कुछ? उसने धीरे से सिर हिलाया। कुछ टुकड़े टुकड़े में, जैसे सपना देखा हो जिसमें कोई गहरी भूख थी और सब कुछ ठंडा, अंधेरा और गीला। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो गया, अब तू मेरे साथ है। हमने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़े उस जगह से जहां जमीन जल चुकी थी और जहां हम अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ पार कर चुके थे। पर डर अब भी गया नहीं था। करीब आधे घंटे के सफर के बाद अर्जुन अचानक बोला, भाई ट्रक के पीछे कुछ चल रहा है। मैंने शीशे में देखा, खाली सड़क। कुछ नहीं बे, बस तेरा वहम है। पर कुछ ही मिनटों बाद ट्रक के अंदर एक अजीब सी सीलन और बदबू फैलने लगी, जैसे पुराने कुएं की मिट्टी गीली होकर सड़ रही हो। मैंने पूछा, तूने कुछ छुआ क्या ट्रक में? नहीं। मैंने ट्रक रोका, उतरकर चेक किया। इंजन ठीक, टायर ठीक, ब्रेक भी, पर ट्रक के नीचे से पानी टपक रहा था, जबकि कहीं बारिश भी नहीं हुई थी। मैंने एक कपड़ा डालकर देखा, पानी नहीं, कोई तेल जैसा चिपचिपा तरल था, बदबूदार। मैं ट्रक के केबिन में वापस आया। अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा था, बस बाहर देख रहा था। तू ठीक है ना? उसने धीमे से कहा। वो साथ में आया है, पूरी तरह गया नहीं है। मैं चौंका। कौन? जिसने मुझे पकड़ रखा था वो मरा नहीं है भाई, वो अब अंदर है और भूखा है। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। क्या मतलब है तेरा? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब फिर से लाल हो रही थीं। वो मुझसे गया नहीं, बस तेरे सामने छुप गया। अब तुझे चाहिए जग्गू, अब तू उसकी भूख है। मैंने सीट बेल्ट खोली और दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया, नहीं, फिर से नहीं। पर तब तक अर्जुन की गर्दन एक तरफ मुड़ी और उसका चेहरा फिर पिघलने लगा। मैं नीचे कूद पड़ा। ट्रक के अंदर से फिर वही आवाज आई, भाई खाना कहाँ है? ट्रक के अंदर अर्जुन फिर बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं, शरीर कांप रहा था और होंठों से निकल रही थी गूंगी सी गड़गड़ाहट, जैसे भूखा कुत्ता हड्डी चबाने से पहले करता है। मैं ट्रक से कूदकर एक बार फिर उसी सुनसान सड़क पर आ गया। अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगल से सियारों की आवाजें आने लगी थीं। मैंने दौड़ते हुए फिर से बाबा रमकनाथ को फोन लगाया। फोन उठते ही मैं चिल्लाया, बाबा वो फिर आ गया है, अर्जुन फिर से उसी के कब्जे में है, अब क्या करूं? बाबा शांत आवाज में बोले, ध्यान से सुन बेटा, वो भूख अब तुझ पर है, अर्जुन पर नहीं। तू ही उसका अंतिम स्वाद है, क्योंकि तूने उसे 2 बार मना किया। अब एक ही उपाय है, उसी जगह वापस जा और उसे वही खाना बनाकर दे जो सबसे पहले उसने मांगा था। तू नहीं खाएगा ना अर्जुन, वो अकेले खाएगा। अगर वो खा गया
तो मुक्त। अगर तूने डर दिखाया तो दोनों खत्म। मैंने पूछा, अगर उसने मेरी जान मांगी तो? बाबा बोले, वो भूखा है, बेईमान नहीं। पूरा खाना उसे शांति देता है। आधा मिलेगा तो आधे को खा जाएगा, और इस बार आधा तू होगा। मैंने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला। अंदर गैस चूल्हा, बर्तन, मसाले सब पड़े थे। एक तरफ अर्जुन बैठा था, अब भी झुका हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बना रहा हूं खाना, इस बार पूरा दे दूंगा। वो चुप रहा। मैंने चूल्हा जलाया, अंडा, प्याज, टमाटर काटे। तेल गर्म होते ही मसाले भुनने लगे। वही सुगंध जो पहली बार फैली थी उस जंगल में। अचानक अर्जुन ने सिर उठाया। खुशबू आ रही है, पर यह आवाज अर्जुन की नहीं थी। 3 आवाजें एक साथ बोल रही थी। इस बार सब मिलेगा? हाँ, मैंने कांपती आवाज में कहा, पूरा मिलेगा। करीब आधे घंटे में करी बनकर तैयार हुई। मैंने वो कढ़ाई ट्रक से बाहर लाकर उसी पुराने स्थान पर रख दी। ये लो, खा लो, अब कोई रोकने नहीं आया है, सब तुम्हारा है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर ट्रक से अर्जुन की देह बाहर निकली, पर अब वो कोई और था। चेहरा अर्जुन का था, लेकिन चलने का तरीका, उसकी गर्दन की ऐंठन, उंगलियों का लंबा होना, सब कुछ अलग। वो कढ़ाई के पास बैठ गया। प्याज बढ़िया भुना है, उसने धीरे से कहा। फिर वो खाने लगा, धीरे धीरे, शांति से। हर निवाले के साथ उसका चेहरा बदलता, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जवान। शायद वो सारे रूप थे जिनकी भूख कभी मिट नहीं पाई। जब आखिरी निवाला खा चुका, उसने मेरी तरफ देखा। अब तुझे जाने देता हूं, भूख पूरी हो गई। मैं पीछे हटा, पर वहीं खड़ा रहा। अर्जुन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेहोश। मैंने दौड़कर उसे उठाया, उसकी सांसें चल रही थीं। अर्जुन! उसने आंखें खोली। भाई, तू यहीं है? हमेशा था बे, मैंने कहा और उसे गले से लगा लिया। सुबह की पहली किरणें जंगल के घने दरख्तों को छूने लगी थीं। धुंध अब भी लटकी थी और हवा में हल्का सा धुआं। मैं अर्जुन को ट्रक के केबिन में लिटा चुका था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं, पर आंखें अब भी डर के पर्दे से ढंकी थीं। करीब आधे घंटे बाद उसने धीमे से मेरी तरफ देखा। भाई, मैं मर गया था क्या? मैंने मुस्कुराकर उसका माथा सहलाया। अगर मर जाता तो वापस आता। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, सब याद आ रहा है, पर यादें भी कड़वी हैं। वो जगह, वो ठंडा घुप अंधेरा, वो आवाजें जो सिर के अंदर गूंजती थीं। खिला दो, छोड़ देंगे। मैं चुप था। अब उसे बोलने देना जरूरी था। और फिर एक दिन किसी ने खाना फेंका। वो तुम थे भाई, पर वो मुझे खाने नहीं दे रहे थे। वो बोलते थे, तू भाई है, तुझे बचाना है, तू आखिरी चारा नहीं बनेगा। और मुझे किनारे कर दिया। मैं एक कोने में पड़ा रहा, और जब फिर तेरी आवाज आई तो सब कुछ फट गया, जैसे दरवाजा खुला हो। मैंने उसकी तरफ देखा। तेरा बच जाना ही मेरी जीत है बे। अर्जुन बोला। नहीं भाई, एक बात अब भी खटक रही है। क्या? वो बोला। जब वो खा रहे थे तब भी एक और आवाज आई थी जो बोल रही थी, ये तो बस एक भूख थी, अभी कई बचे हैं। हमने ट्रक स्टार्ट किया। अब सड़क सीधी दिख रही थी। रास्ते में ना पेड़ों का जाल था, ना भटकाव, बस जंगल और हमारी धड़कनों की ताल। जब हम उस जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर निकल आए, अर्जुन अचानक बोला, पीछे देख भाई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। जंगल की शुरुआत पर एक छाया खड़ी थी, न ज्यादा ऊंची न छोटी, न मर्द न औरत, बस एक धुंधली आकृति जो हमें जाते हुए देख रही थी। और फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर जंगल में समा गई। हम त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ चले। अब रास्ता साफ था, पर मन में अब भी एक सवाल था, क्या भूख वाकई पूरी हुई थी, या हमने बस एक भूखे को खिला दिया, बाकी अब भी इंतजार में हैं? अगरतला शहर की रोशनी जैसे आंखों पर ठंडा मरहम रख रही थी। 3 दिन की खामोशी, अंधेरा और जंगल की वहशी हवा के बाद शहर का ट्रैफिक, लोगों की आवाजें और नॉर्मलपन देखकर मैं और अर्जुन दोनों थोड़ी देर तक चुपचाप ट्रक में ही बैठे रहे। भाई, लगता है अब सब ठीक है, अर्जुन ने पहली बार खुलकर बोला। मैंने उसकी तरफ देखा। चेहरा थका हुआ था, लेकिन होश में। हाँ बेटा, अब बस माल उतारना है और फिर सीधे घर की ओर। हम कपड़ों का माल लेकर एक लोकल गोदाम में पहुंचे, जहां एक एजेंट पहले से इंतजार कर रहा था। अरे जग्गू भाई, इतना टाइम कैसे लग गया इस बार? मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
रास्ता लंबा था और किससे भी। डिलीवरी चालान पर साइन करके मैं ट्रक से उतरने ही वाला था कि अर्जुन ने पीछे से आवाज दी, भाई एक डिब्बा कुछ अजीब लग रहा है। कौन सा? वो जो पीछे बाएं कोने में रखा है। हल्का भी है पर लगता है जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। मैं खुद जाकर देखा। डिब्बा सही में बाकियों से अलग था, बिल्कुल नया, पैकिंग सख्त और लेबल एकदम चमकदार। लेकिन जब उठाया तो अजीब सी हल्की थक थक सी आवाज आई। क्या लगता है? अर्जुन ने पूछा। मैंने कहा, खोल कर देखते हैं। सामान्यतः ग्राहक के सामने ऐसा नहीं करते, पर कुछ था उस डिब्बे में, जैसे कोई बुला रहा हो। मैंने टेप हटाया, ढक्कन उठाया और अंदर एक लकड़ी की प्लेट। उस पर लिखा था, जो पेट से गया वो मन से कभी नहीं जाता। हम दोनों की रूह कांप गई। भाई ये डिलीवरी के साथ कैसे आ गया? अर्जुन बुदबुदाया। मैंने कहा, शायद वहीं जंगल में किसी ने कुछ डाल दिया होगा। उस प्लेट के नीचे एक पुराना फोटो था। 3.5 फीट की ऊंचाई पर बैठे मजदूरों की टोली, पीछे हाथ में बेलचा लिए एक आदमी का चेहरा अधूरा, जैसे काटा गया हो। ये फोटो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अर्जुन धीरे से बोला। मैंने याद करने की कोशिश की। वो जंगल, वो भटकी हुई आत्माएं और फिर एक चेहरा जो आखिरी दिन भूख मिटाने आया था। शायद ये उन्हीं में से कोई है, मैंने कहा। हमने वो डिब्बा वापस बंद किया और गोदाम वाले को दे दिया, लेकिन उसका नंबर अलग से नोट कर लिया। रात को होटल में रुके। अर्जुन ने जैसे ही आंख बंद की, वो हड़बड़ा के उठ बैठा। फिर से वही सपना। क्या देखा? कोई चिल्ला रहा था, तू खा सकता था, तूने छोड़ा क्यों? अब जब भूख लगती है तो रोटी नहीं आती, तू क्यों आया था वापस? मैंने कहा, यह सब दिमाग का खेल है। असली भूख हमने मिटा दी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी डर था। शायद हमने एक को खिलाया, बाकी अब भी ताक में है। रात को होटल के कमरे में अर्जुन तो सो गया, लेकिन मैं करवटें बदलता रहा। हर बार आंख बंद करता तो वही लकड़ी की प्लेट और उस पर लिखा वाक्य आंखों के सामने आ जाता, जो पेट से गया वो मन से कभी नहीं जाता। सुबह होते ही हमने होटल छोड़ा और वापसी के लिए निकल पड़े। अगरतला की सड़कों पर कुछ दूरी तक ट्रैफिक था, फिर रास्ता खाली होता गया। करीब 50 किलोमीटर चले ही थे कि मुझे लगा ट्रक में कुछ हलचल सी हो रही है। अर्जुन, तूने ट्रक के पिछवाले हिस्से को अच्छे से बंद किया था? हाँ भाई, 2 बार चेक किया। क्यों? पीछे से कुछ खड़कने की आवाज आ रही है। हमने एक सुरक्षित जगह ट्रक रोका। पीछे जाकर देखा, सारा सामान उतारा जा चुका था। सिर्फ कोनों में कुछ बोरी के टुकड़े और पुराने रस्से बचे थे। पर एक कोना, वही बायां कोना जहां वो अजीब डिब्बा रखा था, वो गीला था और वहां की दीवार पर हल्का सा लिखा था, फिर से खिलाओ। अर्जुन पीछे हट गया। भाई ये कुछ पीछे छूट गया है। हम भले जंगल से बाहर आ गए, पर वो चीज हमारे साथ आ गई। मैंने कहा, अब नहीं, अब ये रास्ता बंद करना होगा। हम उसी गोदाम वापस लौटे जहां वो डिब्बा उतारा गया था। रजिस्टर निकाला और वही एंट्री खोजी। बिल में एक नाम जुड़ा था, सीता फैब्रिक्स, सिमना, त्रिपुरा के एक गांव का छोटा सा गोदाम। हमने वहां का पता निकाला और बिना किसी देरी के चल पड़े। सिमना अगरतला से करीब 35 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी गांव था। पहुंचते ही गोदाम के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार मिला। मैंने पूछा, सीता फैब्रिक्स का मालिक है? वो बोला, मर गया बेटा, 2 महीने पहले। गोदाम भी बंद पड़ा है, अब कोई नहीं आता यहाँ। मैं चौंका। पर सर, हमने 3 दिन पहले यहाँ माल डिलीवर किया था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कौन आया था? एक एजेंट मिला था, नाम याद नहीं, पर ले गया सारा माल। बूढ़ा बोला, यहाँ कोई नहीं आया बेटा, ये गोदाम तो लॉक है महीनों से। हमने मिलकर बाहर झांका। अंदर धूल जमी थी, सामान इधर उधर बिखरा हुआ, पर वही डिब्बा कोने में रखा था। मैंने हिम्मत से दरवाजा खोला, अंदर गया और उस डिब्बे को फिर देखा। इस बार उसमें वो लकड़ी की प्लेट नहीं थी, सिर्फ एक पुराना नोट, हाथ से लिखा हुआ। भूख एक थी, लेकिन मुंह कई। तूने एक को खिलाया, बाकी अब तेरे साथ हैं। हर शहर, हर ढाबा, हर कोने में भूख अब तुझे पहचानती है और एक दिन तुझे भी खा जाएगी। मेरे पैर कांपने लगे। भाई, अर्जुन पीछे से बोला, हम कहीं भी जा लें, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा है ना? मैंने कहा, रास्ता है, तू और मैं। अब जो भी खाएंगे पहले उसे किसी जरूरतमंद को देंगे, न लालच न स्वाद। अर्जुन बोला,
तो ये भूख क्या अब भी खत्म नहीं हुई? मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, भूख कभी खत्म नहीं होती, बस हम तय करते हैं कि वो किसकी हो, इंसान की या किसी और की। हमने सिमना से वापसी का रास्ता लिया। अब तक सूरज ढल चुका था और त्रिपुरा की पहाड़ियों में रात जल्दी आ जाती है। मैंने ट्रक को स्टेट हाईवे पर लाकर थोड़ी स्पीड दी ताकि रात तक हम एक ढाबे तक पहुंच जाएं। भाई, अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी, अब क्या हम कभी सामान्य हो पाएंगे? मैंने ट्रक चलाते हुए कहा, भूख से कोई सामान्य नहीं निकलता बेटा। जो देख लिया, जो सह लिया, अब उससे जिंदा बचना ही जीत है। करीब 2 घंटे बाद हम एक पुराने ढाबे के पास रुके। नाम था जनता होटल। छोटा सा ईंट का ढांचा, बाहर एक पीली ट्यूबलाइट और 2-3 खटारा सी टेबलें। मैंने ट्रक एक किनारे लगाया। अर्जुन ने नीचे उतरकर गहरी सांस ली। चलो एक बार पेट भर खा लें, बिना किसी डर के। ढाबे के मालिक ने हमसे कहा, क्या लोगे भाई लोग? हमने जवाब दिया, 2 थाली दे दो, जो गरम है वही। थाली में आई रोटियां, आलू की सब्जी, दाल और प्याज। हम दोनों ने खाना शुरू किया ही था कि अर्जुन ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, भाई एक बात पूछूं? पूछ। अगर फिर कोई भूखा आ जाए तो क्या तू फिर उसे खिला पाएगा? मैंने बिना देखे जवाब दिया, अगर असली भूखा होगा तो हाँ, लेकिन अगर भूख की परछाई होगी तो इस बार मैं पहचान जाऊंगा। उसी पल ढाबे के कोने में एक छाया हिली। एक दुबली पतली बुजुर्ग महिला, फटे कपड़े, उलझे बाल, नंगे पैर। वो हमारी ओर नहीं देख रही थी, बस चूल्हे की तरफ झांक रही थी। मैंने ढाबे वाले से पूछा, ये कौन है? वो बोला, पता नहीं बाबू, 2 दिन से आई है, ना कुछ बोलती है ना कुछ खाती, बस रात को आकर बैठ जाती है। मैंने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर से नहीं, मैंने कहा, शायद नहीं। मैं उठकर उस बूढ़ी औरत के पास गया। अम्मा, खाना खाओगी? उसने सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, न पुतलियां न पलकें। खाना, उसने बुदबुदाया। पर किसका? मैंने थाली उठाई, उसमें से आधी रोटियां और दाल निकाली और उसके पास रख दी। जो बचा है वही है अम्मा, भूख मिटा लो। उसने हाथ बढ़ाया, कांपते हुए एक निवाला लिया, मुंह तक ले गई और फिर रोने लगी। इतने साल हो गए बेटा, कोई कुछ देने आया ही नहीं, सब डर गए। मैं तो बस भूख थी। मैंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन उसके सामने बैठा। क्या नाम है तुम्हारा अम्मा? उसने जवाब नहीं दिया, पर उसके शरीर से अब धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वो फीकी पड़ने लगी। भाई, अर्जुन बोला। ये तो, मैंने उसकी बात पूरी की, ये भी उन्हीं में से एक थी, भूख की आत्मा। लेकिन शायद ये सिर्फ खाना चाहती थी, ना हमला ना शर्त, बस थोड़ा सम्मान। जब वो पूरी तरह गायब हो गई, उसकी जगह एक पुरानी लकड़ी की चूड़ी रह गई। मैंने उसे उठाया और ढाबे वाले से कहा, इसे यहां रख दो, शायद अगली बार कोई और भूखा आए और देखे कि एक आत्मा यहां कभी पेट भर गई थी। हम वापस ट्रक में बैठे। रास्ता अब भी लंबा था, पर दिल कुछ हल्का था। भाई, अर्जुन बोला, अब शायद हमें डरने की जरूरत नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बे, अब हमें पहचानने की जरूरत है कौन भूखा है और कौन सिर्फ खाने के बहाने में छिपा है। ढाबे पर उस बूढ़ी आत्मा को खाना देने के बाद मैं और अर्जुन दोनों ही कुछ शांत थे। न डर था न थकावट, एक अजीब सी राहत थी, जैसे किसी अधूरे फर्ज को पूरा कर दिया गया हो। हमने ट्रक की सीट पर बैठकर एक गहरी सांस ली और वापसी का सफर शुरू कर दिया, त्रिपुरा से झारखंड की ओर। रास्ते में कभी रेडियो ऑन करते, कभी एक दूसरे को चुपचाप देखते। अब बातों में पहले जैसी हलचल नहीं थी, जैसे दोनों ने कुछ देखा हो जो आंखों से उतरे नहीं, पर शब्दों में ढले भी नहीं। भाई, अर्जुन बोला, वो चूड़ी जो ढाबे वाली आत्मा छोड़ गई थी, तूने रख ली क्या? मैंने जेब से निकालकर उसे दिखाई। रख ली, याद दिलाने के लिए कि हमें किसे खिलाना है और किसे नहीं। रास्ता अब खुला और साफ था। हमने बिना रुके करीब 5 घंटे का सफर तय कर लिया। तभी एक जगह सड़क किनारे पुलिस बैरिकेडिंग लगी दिखी। हमने ट्रक रोका। एक अफसर पास आया। कहां से आ रहे हो? त्रिपुरा से, मैंने कहा। कुछ देखा पीछे की सड़कों पर किसी पैदल चलती महिला को, सफेद कपड़े में, चुपचाप? मैं और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं साहब। क्यों? अफसर बोला, एक ट्रक ड्राइवर गुम हुआ है। उसके खलासी ने बताया कि एक औरत को लिफ्ट दी थी, फिर ड्राइवर गायब हो गया, ट्रक जंगल के पास खड़ा मिला। हमने सिर झुका दिया।
अभी तो बस इतना पता चला है कि वो औरत इंसान नहीं थी। अर्जुन की आवाज कांपी। क्या हर बार कोई बच नहीं पाता? मैंने कहा, हर बार भूख नहीं मिटाई जाती, कभी कभी सिर्फ परोसी जाती है। अब हमें फर्क समझ में आ गया है। झारखंड में दाखिल होने से पहले हमने एक आखिरी रात रांची के पास एक छोटे से मंदिर के बाहर बिताई। वहीं एक बुजुर्ग साधु बैठे थे, आंखें बंद, होंठों पर शांति। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बिना आंखें खोले पूछा, डर के साथ आए हो या सीख के? मैं चौंका। सीख के। उन्होंने आंखें खोली। तो सुनो बेटा, भूख कभी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं रही, बल्कि सबसे बड़ा इम्तिहान रही है। जिसने बांट दी वो मुक्त हुआ, जिसने छिपाई वो जल गया, और जिसने पहचान ली वो रास्ता बन गया। तुम दोनों अब रास्ता बन सकते हो, अगर भूलो नहीं। मैंने सिर झुका लिया। अर्जुन बोला, हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा। जब हम झारखंड अपने गांव पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था, पर हम नहीं। अब खाना बनाते समय अर्जुन पहले एक थाली बाहर रख देता, किसी भूखे मजदूर या राहगीर के लिए। मैं ट्रक चलाने से पहले एक छोटा सा लाल धागा बांधता, याद के तौर पर कि मैं एक बार भटक चुका हूं। हम दोनों ने फैसला किया कि अब ट्रक ड्राइवरी के साथ साथ हम हर यात्रा में कम से कम एक भूखे को खाना खिलाएंगे, चाहे इंसान हो या आत्मा। कई महीने बीत गए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन अर्जुन दौड़ते हुए मेरे पास आया। भाई, ट्रक के टायर के पास एक चीज पड़ी थी। क्या? वो मेरी हथेली पर एक पुराना पत्ता रखता है, जिस पर मिट्टी से लिखा था, एक और बाकी है। मैंने शांति से कहा, फिर से शुरू करेंगे, फिर से पहचानेंगे, फिर से बांटेंगे। जब तक भूख बचेगी हम रास्ते पर रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें।